नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात हम कनाडा में रह रहे छात्रों की कर रहे हैं। एक तरफ भारत और कनाडा के बीच सियासी गतिरोध बना हुआ है, वीजा पर रोक है। भारतीयों की बड़ी संख्या में लोग कनाडा में बसते हैं, नौकरी पाकर बेहतर जीवन बना पाते हैं। छात्रों की बड़ी आबादी अपना भविष्य वहां पर वो ढूंढने जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। भारतीय छात्रों से कनाडा के स्थानीय छात्रों की तुलना में तकरीबन 4 गुना तक फीस ली जाती है और कनाडा की अर्थव्यवस्था में करीब 70,000 करोड़ का योगदान है हमारे भारतीय छात्रों का। लेकिन शिकायत आम है कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कनाडा के छात्रों को मिलती हैं। और पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सुनेंगे कुछ छात्रों को जो एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा रहे। आइए सुनते हैं। मेरे को एक घर मिला जिसमें मैं 4 महीने के लिए रह रही थी। तो जब स्टूडेंट्स साथ में रहने लगते हैं तो काफी फ्रस्ट्रेशंस उठने लगते हैं स्टूडेंट्स के अमंगस्ट। तो वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम होती है कि साफ सफाई नहीं रख रहे हैं। यहाँ पर कैनेडियन लैंडलॉर्ड्स हमसे बहुत परेशान हो जाते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो कल्चरल डिफरेंस, राइट। तो फिर मैंने 4 महीने बाद आई हैड टू चेंज माई हाउस। मतलब वो मेरा आइडियल सिचुएशन नहीं था, बट बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स होने लगे जो सारे दूसरे बच्चों के साथ भी होते हैं। जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो यही हमारे काउच कॉन्वर्सेशंस होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हाउसेज में। तो घर बदलने का जो स्ट्रेस आता है हाउसिंग क्राइसिस का, लाइक आई सेड, दैट इज लाइक वेरी मैसिव ऑन योर मेंटल हेल्थ। दैट इम्पैक्ट्स यू वेरी मैसिवली कि घर फिर बदलना पड़ रहा है। एंड ऑल दिस वाइल यूर ट्राइंग टू स्टडी, स्कोर वेल इन योर स्कूल। तो ये मतलब बहुत बड़ा कल्चर शॉक था मेरे लिए, जो मुझे ऑनलाइन नहीं दिखा इंटरनेट में। कनाडा में मेरे एक फ्रेंड को बर्न हो गया था। एंड बिकॉज यहाँ पर हेल्थ केयर जो वो सेल करते हैं, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा स्टाफ शॉर्टेज है हेल्थ केयर की कनाडा में कि उसको 5 से 6 घंटे सिर्फ वेटिंग रूम में बैठे रहना पड़ा था टू इवन बी लुक्ड एट। तो उतनी देर में तो क्या से क्या हो सकता है, इवन वी नो। मेरे को खुद नी इशू हो गई थी, सो मेरे को एक एक्सरे चाहिए था उसके लिए। And X-ray is like something that's not a emergency, right? It's not a case of emergency X-ray. तो आपको जो आपका नॉन इमरजेंसी केसेस होते हैं, इसको नॉन इमरजेंसी केसेस कहते हैं। इसमें आपको 4 से 5 महीने का वेट टाइम, रेगुलर वेट टाइम है। तो इसकी वजह से मुझे इंडिया फ्लाई डाउन करना पड़ा था ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट करवा पाऊँ। इस पर बात करने के लिए आपने छात्रों को सुना। मेहताब सिंह इमिग्रेशन सलाहकार हैं, हमारे साथ हैं। मेहताब जी, आप किस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट्स को? वो कह रहे हैं किराया इतना महंगा है और अगर इमरजेंसी ना हो, अगर कुछ मेडिकल ज़रूरतें हैं तो एक्सरे कराना है तो कुछ महीनों का इंतज़ार हो जाता है। क्यों इस तरह की परिस्थितियां हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, रेंट की प्रॉब्लम तो है ही है, पर इसके अलावा जो मेडिकल की प्रॉब्लम कह रहे हैं ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वहाँ पे मेडिकल जो है वो पब्लिकली फंडेड है, तो ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि आम कोई कैनेडियन नेशनल भी है। अगर इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं है तो वेट टाइम जो है वो ऑपरेशन का या एक्सरेज वो इतना ही है। और ये एक कंसर्न है जो कि करंटली कनाडा डील कर रहा है, जिसको हम शॉर्टेज ऑफ नर्सेज और शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स भी कह सकते हैं। और जो रहने की बात, जो मकान किराए की बात है, वो भी एक समस्या है क्या? पहले छात्रों को नहीं बताया जाता क्योंकि एक बहुत बड़ा लागत लगा के ये लोग वहां जाते हैं। तो जो रहने की समस्या है वो कैसी है, उसका पूरा बताइए जरा हमें। जी देखिए, अभी अगर हम देखते हैं तो जो हाउसिंग मार्केट है वो कनाडा में पीक पे है। तो ये हम जस्ट एक स्टूडेंट्स का इशू ही नहीं ले सकते। इनफैक्ट ये चीज जो है वो नेशनल्स और परमानेंट रेजिडेंट्स भी इसमें डील कर रहे हैं और जो ये प्रॉब्लम्स है उसे फेस कर रहे हैं। अभी जो रेंटल मार्केट है वो भी राइज हो गया है क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है घरों के वो अभी पीक पर है। और ये कनाडा ने किया है ताकि जो हाउसिंग की डिमांड है उसे थोड़ा नीचे किया जाए। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो वहां रह रहे हैं वो सबके लिए ऐसा ही है। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मेहताब, एक जो छात्रा है उन्होंने अकोमोडेशन को लेके क्या कहा है वो सुन लेते हैं। फिर आप देखते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में तो सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, सारे के सारे। मतलब और फिर ये क्या कर देते हैं, हमें एज अ कम्युनिटी यहाँ पर, मतलब हमें एज अ कम्युनिटी साइड अलग करके रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। सो दे मेक अस स्टडी एट द
सिनेप्लेक्स थिएटर, वी अटेंड आवर क्लासेस इन द मूवी हॉल्स, मूवी थिएटर यहाँ पर, बिकॉज कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा इन्फ्लक्स ले लिया, उनके पास जगह ही नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में हम अकोमोडेट करें। तो ये सारी चीजें भी काफी शॉकिंग होती है जब यहाँ पर आकर पता चलती है, क्योंकि आप तो एडुकेशन लेने आए हो यहाँ पर, राइट। व्हाट आई कैन से इज कि एडुकेशन के नाम पर फसाड चल रहा है यहाँ पर थोड़ा, और ये सिर्फ आने के बाद पता चलता है, क्योंकि इंडिया से बैठकर जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो कुछ और दिखता है, इट जस्ट लुक्स लाइक समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। मेहताब, अगर आप देख रहे हो जो ये छात्र कह रही हैं, जो दिखाया जाता है और जो हकीकत में वहां पे होता है उससे बहुत अंतर है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि जो जिनके थ्रू ये अप्लाई करते हैं वहां से कुछ फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, प्रॉपर रिसर्च नहीं की जाती, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं ये बहुत जरूरी है कि जहां से आप रिसर्च कर रहे हैं वो एक ऑथेंटिक साइट हो, या कॉलेज की या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की। सो अगर हम ऑथेंटिक साइट से या कॉलेजेस की या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से सर्च करें तो ऐसे जो फॉल्स प्रोपेगेंडा या प्रोमिसेस हैं उसमें हम फॉल नहीं करते। इसलिए बार बार गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या IRCC ये बोलती है कि जब आप किसी के थ्रू अपनी फाइलिंग या वीजा प्रोसेस करवा रहे हैं तो मेक श्योर करिए वो कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड हो, ना कि वो कोई गोस्ट कंसल्टेंट हो। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, पर इसे डील इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इंडिया में कनाडा की ज्यूरिसडिक्शन नहीं पड़ती है, और इस चीज का लोग फायदा उठाते हैं और ये बच्चों को गुमराह करते हैं। अच्छा, बच्चों को गुमराह करते, तो ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे छात्रों को, और जो वहां पर मौजूद हैं वो क्या करें, क्योंकि अभी तो वीजा पर भी रोक है, एक तरफ पेरेंट्स यहाँ पे चिंतित हैं, लेकिन जो वहां पे हैं या जाने वाले हैं उनको क्या आपका सुझाव रहेगा? जी, मेरा सुझाव यही है, या तो वो खुद अप्लाई करें, या कम से कम जब किसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर करें कि वो कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड हो। सो इसकी जो ब्रीफिंग है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी डाली है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अलाउ करो तो मैं बता सकता हूं कि सर्च करें CICC पब्लिक रजिस्टर, और उसमें आप अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट का नाम सर्च करें। अगर वो नाम उसका वहां पे है तभी वो कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड है, अदरवाइज वो कनाडा की इमिग्रेशन सलाह देने के लिए रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो जस्ट मेक श्योर करें, या आप खुद कनाडा कॉलेजेस से आप डील करें या किसी रिकॉग्नाइज्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के थ्रू ही ये सेवा उठाएं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है कि बिल्कुल आगे बढ़ने से पहले ध्यान देकर ही आगे बढ़ना चाहिए, अपना भविष्य वहाँ पे खोज रहे हैं, क्योंकि जो हमारे छात्र हैं, अगर एक मेहताब आखिर में सवाल कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ की इकोनॉमी को एक तरह से बूस्टर का काम करते हैं, करीब 70,000 करोड़ की वहाँ पे कनाडा को आय होती है, उसके बावजूद अगर क्योंकि यूनिवर्सिटीज पूरे देश में वहाँ पर फैली हुई हैं, यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता तो वहाँ जाना उनको पड़ता है, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कॉलेजेस दो टाइप के हैं, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि DLI इंस्टीट्यूट्स या नॉन DLI इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, या पब्लिक या प्राइवेट कॉलेजेस में अंतर क्या है। अगर ये चीज प्रॉपर उन्हें गाइडेंस मिले तो जैसे ये बोल रहे हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 3-4 रूम्स के अंदर ही ऑपरेट हो रहे हैं, पर अगर हम प्रॉपरली इसे सर्च किया जाए, अगर हम ऑथेंटिक साइट से या जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो जिसे हम प्रोविंसेस कहते हैं, उनकी साइट से अगर कॉलेजेस की लिस्ट निकाल के अप्लाई करें तो ऐसी दिक्कत बच्चों को नहीं आएगी वहां पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेहताब, जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से ठीक से सुनिश्चित कर गवर्नमेंट साइट्स पे रिसर्च कर ही आगे जाना चाहिए छात्रों को। और आपको बता दें, हमारे सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा और दिल्ली से भी बड़ी तादाद में छात्र जाते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि ये मामला सिर्फ पंजाब के छात्रों का ही नहीं बल्कि हरियाणा, गुजरात के छात्रों का भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का प्रयास करें। देखिए, बात पंजाब के स्टूडेंट की नहीं है, पूरे देश के स्टूडेंट हैं, पूरे देश के स्टूडेंट हैं, हरियाणा के स्टूडेंट हैं, पंजाब के स्टूडेंट हैं, दिल्ली के हैं, और इवन के गुजरात के स्टूडेंट भी हैं, और राजस्थान के, पूरे अन्य राज्यों से स्टूडेंट वहां जाते हैं, और बहुत सारे वहां पे कारोबारी जाते हैं। सभी का मामला है। तो मैं समझता हूं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ अपने हमरुतबा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके साथ बात करके ये मामला हल करना चाहिए, इसको आगे मत बढ़ाना चाहिए, इसको कोई ना कोई पुख्ता हल निकालना चाहिए।
बिल्कुल, जो कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकालना चाहिए। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिटिश कोलंबिया से उज्जवल दोसांझ मौजूद हैं, पूर्व मंत्री हैं, पहले इंडियन ओरिजिन के पहले पूर्व मंत्री हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने हकीकत सुनी बच्चों के बयान, एक दो बच्चे जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि मूलभूत सुविधाओं की वहां पर कमी है। हालांकि पैसे वो पूरे देते हैं, मूलभूत सुविधाएं वहां पे कम है। बच्चे जो आते हैं उनको ये तो समझना चाहिए कि जब आते हैं वो उनको खुद की जिम्मेदारी होती है हाउसिंग वगैरह देखने की। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो यही वादा करते हैं कि उनके लिए जगह होगी, ट्यूशन होगी। जो आपने हेल्थ केयर की बात की है, यहाँ हेल्थ केयर प्राइवेट नहीं है, एक्सरेज प्राइवेट नहीं होते हैं। अगर इमरजेंसी हो, हार्ट अटैक हो जाए, कुछ कत्ल वतल हो जाए किसी चीज का, तो आप हेड ऑफ द क्यू पहुंच जाते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता है। जो एक्सरे वगैरह नॉन अर्जेंट सिचुएशंस होती हैं उनके लिए वेट लिस्ट जरूर होती है। सो यहाँ प्राइवेट फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ सब पब्लिक फैसिलिटीज हैं ऐसी ऐसी बातों के लिए। जी सर, तो मैन पावर की कमी वहां पे क्या इसका सबसे बड़ा कारण है? वो तो है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी जरूरत है, तभी तो स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है हिंदुस्तान से और मुल्कों से यहाँ आने के लिए, कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगे वो यहाँ के अच्छे शहरी बन सकेंगे, तभी उनको इमिग्रेंट भी बनाया जा रहा है। पहले नहीं होता था ऐसे। जी, आप कह रहे हैं पहले ऐसा नहीं होता था। हाल में जो बयान जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर का आया, उससे वीजा पर रोक है, चिंताएं यहाँ पर और बढ़ गई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं उनके बयान को, क्या कारण? मिस्टर ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनकी ये ड्यूटी बनती है, अगर किसी शहरी, उनके पास एविडेंस है कि कनाडा के किसी शहरी को कत्ल किया गया है, जहां हार्म किया गया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हेड ऑफ द स्टेट के तौर पर कि वो उनके लिए चेतन रहें और बोलें कुछ। अगर हिंदुस्तान ने ऐसा किया है जैसा कि अलेज किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लॉ की वो उल्लंघना है। लेकिन ये जो मामला है, इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिलेशनशिप जो है इस वक्त तकरीबन लोएस्ट एब पे है, और इनके लिए कोई ना कोई इंटरलॉकुटर इनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कनाडा शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन कनाडा के लिए हिंदुस्तान थोड़ा इम्पोर्टेंट है उससे। देयरफॉर इनको दोनों को ये बातें जो है इंटरनेशनल लेवल पे बैठकर ही सुलझाई जा सकती हैं। बिल्कुल, एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। हमारे इतने बड़े तादाद में बच्चे वहाँ पे रहते हैं, जाते हैं। क्या आपको लगता है इस तरह के बयान के पीछे पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं उनके? देखो, ये तो मैं नहीं कहता कि वो खालिस्तान के सिंपैथाइजर हैं, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन ये परसेप्शन है। और देख भी सकते हैं लोग कि जब से इनकी लीडरशिप शुरू हुई है, तब से ही इनके इर्द गिर्द खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स लोग रहते हैं, इनकी सरकार में, इनकी पार्टी में। और इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा है कि हाँ, बोलने और लिखने की आज़ादी है कनाडा में, तुम खालिस्तान मांग सकते हो, लेकिन हम हिंदुस्तान को एक फ्रेंडली मुल्क का समझते हैं। इसलिए हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान की यूनिटी के हक में हैं। ये बात इन्होंने कभी भी नहीं कही है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, एक तरफ ये सियासी जो गतिरोध बना हुआ है सर, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इतने छात्र वहाँ पे रहते हैं, वीज़ास पर रोक है, इतने सारे भारतीय वहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार यहाँ पर हैं, इससे चिंता बनी हुई है। आप क्या यहाँ पे लोगों से कहना चाहेंगे जिनका जुड़ाव कनाडा से है, या जिन छात्रों के माता पिता यहाँ पर हैं उनसे? जब वो प्लेन पे चढ़ते हैं, उससे पहले उनको ये पता होना चाहिए कि हाउसिंग के लिए देयर ऑन देयर ओन,
अगर यूनिवर्सिटीज या कॉलेज उनको हाउसिंग के लिए मदद नहीं करता है, उनको आना नहीं चाहिए अनलेस उनकी पूरी अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ पे ट्यूशन तो होगी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जगह होगी, लेकिन रहने की जगह, खाने पीने का बंदोबस्त, वो तो उनको पहले से तैयारी करके आना चाहिए। क्योंकि यहाँ ऐसा तो कोई नहीं कि सरकार किसी ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं कि उनको हाउसिंग दे। हाउसिंग जो है प्राइवेट मामला है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो हमने सुना पूर्व मंत्री कनाडा के, उनके लिए कहना है कि उनका यही कहना है कि आप सपने सजाकर अगर आप कनाडा जा रहे हैं तो अपने रहने का ज़रूर बंदोबस्त करके जाएं अलग से। सिर्फ ट्यूशन फीस आप एक तरह से देते हैं, खाने का भी आप इंतज़ाम कर सकते हैं। मेडिकल वहाँ पे जो सेवाएं हैं वो प्राइवेट नहीं हैं, पब्लिक ही हैं, इसलिए इमरजेंसीज में आपको एकदम तुरंत मदद मिलेगी। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकेगा। तो ये हकीकत है। जो हमारे इतने छात्र वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर 4 गुना फीस ज़्यादा देकर वहाँ पे जाके पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सियासी गतिरोध का असर चिंताजनक हालात बना देता है माता पिता के लिए, परिवारों के लिए जो यहाँ पर हैं। खालिस्तानी आतंकियों, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और आईएसआई के गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि ये संगठन देश में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग करवाने की फिराक में थे। वहीं खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के नए डोजियर में बताया गया है कि कैसे वो देश के टुकड़े करवाना चाहता है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। दिसंबर 2022 में टारगेट किलिंग के तहत दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एक घर में राजकुमार नाम के शख्स की हत्या कर दी गई और गला काटते हुए उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के हैंडलर सोहेल और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला को भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने इसी साल हत्या के सिलसिले में आतंकी जगजीत सिंह जग्गा और नौशाद को गिरफ्तार किया था। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की और चार्जशीट में ये खुलासा किया कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर ए तैयबा के बीच गठजोड़ हुआ है और ये संगठन बड़े पैमाने पर भारत में टारगेट किलिंग करवाने की फिराक में थे। दोनों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें अर्शदीप और सोहेल ने कई हिंदू नेताओं और संघ से जुड़े लोगों की टारगेट किलिंग का आदेश दिया था, लेकिन सबसे पहले उन्हें एक हिंदू लड़के की हत्या कर हत्या के डेमो का वीडियो भेजना था। दोनों ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से राजकुमार नाम के शख्स को इसलिए अगवा किया क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल बना हुआ था। फिर भलसवा डेयरी के किराए के मकान में उसकी गला काटकर हत्या की, हत्या का वीडियो बनाया और उसके शव के 8 टुकड़े कर फेंक दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी अर्शदीप डल्ला के डोजियर से खुलासा हुआ कि किस तरह से वो कनाडा में हाल ही में मारे गए हरदीप सिंह निज्जर और सुक्खा दुनिके का बेहद करीबी है। इसके अलावा वो पाकिस्तान में हरविंद सिंह रिंदा और आईएसआई और लश्कर ए तैयबा के लगातार संपर्क में हैं। भारत में उसके खिलाफ 25 मामले दर्ज हैं। वहीं खालिस्तानी आतंकी और अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस संगठन चलाने वाला गुरुपतवंत सिंह पन्नू का सुरक्षा एजेंसियों ने एक नया डोजियर तैयार किया है। डोजियर के मुताबिक पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है, धार्मिक आधार पर विभाजन चाहता है। वो देश के मुस्लिमों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहा है जिससे कश्मीर को भारत से अलग कर सके। डोजियर के मुताबिक पन्नू पर पूरे देश में 16 केस दर्ज हैं, जिसमें 9 केस यूएपीए
यानी राष्ट्रद्रोह के तहत दर्ज हैं। ये केस दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में दर्ज हैं। उसे 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। वो इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 2.5 मिलियन $US देने की घोषणा कर चुका है। उसने ऐसे पुलिसकर्मी को $1 मिलियन $US देने की घोषणा की जो 15 अगस्त 2021 को लाल किले पर तिरंगा लहराने से रोके। इसके अलावा कई बार वो ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजकर भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे चुका है। पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में उसने अपने गुर्गों के जरिए खालिस्तानी पोस्टर और झंडे लगवाने की कई बार कोशिश की। अलग अलग राज्यों में उसके कई गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। पन्नू और अर्शदीप के अलावा खालिस्तानी आतंकी लखवीर सिंह रोड़े, हरविंद्र सिंह रिंदा और लखवीर सिंह लांडा सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं। भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए या दूसरे तरीकों से खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही उनके OIC कार्ड भी कैंसिल किए जा रहे हैं। NIA और तमाम एजेंसियां उनके ठिकानों पर भारत में लगातार छापेमारी कर रही हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार के ये कदम खालिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए कितने प्रभावशाली होते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। देश की बात में बात उत्तर प्रदेश की। मुजफ्फरनगर में स्कूल में शिक्षिका द्वारा मुस्लिम छात्र की पिटाई कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि अगर आरोप सही है तो इस घटना से सरकार की अंतरात्मा झकझोर जानी चाहिए थी। ये बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन है। ये कैसी क्वालिटी शिक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने में देरी किए जाने और इस मामले में आरोपी के खिलाफ लगाई गई धाराओं पर भी सवाल उठाए हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब में दलील दी कि इस मामले को बेवजह सांप्रदायिक रंग दिया गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। विवाह के बंधन में बंधे परिणीति और राघव चड्ढा शादी के बाद दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोनों नजर आए। मीडिया की ओर से सवालों और बधाइयों के जवाब में शुक्रिया कहते नजर आए। राघव और परिणीति ने 24 सितंबर को कल उदयपुर के लीला पैलेस में शादी की और शादी के बाद से ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। और इसी के साथ देश